क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने देखा था कि बेसिकली ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है, कि ग्रेविटेशन एक फेनोमेनन है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज व्हिच हैज ए टेंडेंसी ऑफ मास, उसको पढ़ते हैं। फिर मास मतलब देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडेंसी है, जिस बॉडी के पास मास होगा वो बॉडी क्या करेगी, खुद के सराउंडिंग में अपनी एक फील्ड, अपना एक स्पेस बनाएगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। और एक ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर दूसरा मास एंटर करता है तो ये पहला वाला मास क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन के लिए जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसको बोला जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय ग्रेविटेशन, एंड जिसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आइडिया हमें प्रोवाइड की थी बाय सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद हमने देखा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रणव। Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. That is F equals to G ammonium 2 upon R square. G का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है G? 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. वेरी गुड, ठीक है। और उसको डिस्कवर किया था वह हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। देन उसके बाद में हमने क्या किया, जनरल जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू G अमोनियम 2 अपॉन R स्क्वायर, इसके ऊपर आने वाले जो क्वेश्चन है जिसमें एक बार EF अननोन होगा, एक बार M1 अननोन होगा, एक बार M2 अननोन होगा, एक बार R अननोन होगा, ऐसे बेसिक जो एग्जाम में आएंगे नहीं लेकिन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इन बिटवीन स्टेप होगी उनका डिस्कशन किया था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जिसको बोला गया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। मतलब कि कंडीशन क्या है, देखो कि सिर्फ एक मास स्पेस में रखेंगे तो इट विल प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर वहां पे दो मासेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर मासेस के नंबर मोर देन 2 है तो उनके बिटवीन होने वाला जो भी फोर्स है या फिर इंटरेक्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इंडिविजुअल फोर्सेस की वेक्टर सम करनी पड़ती है। एंड ये वेक्टर सम की आइडिया देने वाला जो लॉ है, प्रिंसिपल है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। और जिसके लिए हमने इक्वेशन देखा था नेट फोर्स इक्वल्स टू एडिशन ऑफ, लेकिन कौन से एडिशन, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। उससे रिलेटेड बस दो स्पेशल केस हमने यहाँ पे देखी थी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की एंड दूसरी स्क्वायर की। ये स्टैंडर्ड केस है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बाकी रैंडमली कोई भी अरेंजमेंट दी है तो हम बाय प्रोसेस उसको अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, बाय मतलब फॉर प्रैक्टिस हम वो एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन अभी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों के लिए सॉल्व करके एक कंडीशन अप्लाई की थी कि अगर तीनों मासेस सेम रहेंगे और इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा R इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ F। वही अगर स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस प्लेस करके देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा √2 + 1/2 टाइम्स ऑफ F, एंड F हमेशा रहेगा Gm² अपॉन R²। उसके बाद में हम प्रोसीड किए थे नेक्स्ट कांसेप्ट थी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ था Gm/r², किसी प्लैनेट के साथ अगर कंपेयर करके देंगे तो वहां पे मैंने और एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिया था कि Gp/g इक्वल्स टू mp/me इंटू re/rp का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम किसी भी प्लैनेट के ऊपर जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड कल भी उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट बोला था जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वेट होता है बॉडी का दैट इज इक्वल्स टू mg। मास बॉडी का किसी भी हालत में कभी भी चेंज नहीं होगा, किसी भी प्लेनेट के ऊपर लेके जाओ, अर्थ के सरफेस के ऊपर लेके जाओ, सरफेस के अंदर लेके जाओ, क्योंकि मास का मतलब कंटेंट ऑफ मैटर है, तो मैटर का कंटेंट वहां पे वेरी नहीं होता है, इसलिए मास विल नेवर गोइंग टू चेंज। ठीक है, तो जब भी वेट में चेंज ऑकर कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करो ऐसा बोलेंगे, या फिर वेट में होने वाला चेंज आपको गिवन रहेगा तो हम डायरेक्टली उसको कनेक्ट करने वाले विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो स्टार मार्क करके एक स्टेटमेंट आता है कि चेंज इन वेट will occur only due to change in acceleration due to gravity। फिर हमने ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज देखा था, पहले सरफेस के ऊपर जाएंगे मतलब विथ अल्टीट्यूड और हाइट, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिला था GH इक्वल्स टू G अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। उसका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम देखते हैं कि GH इक्वल्स टू G इन ब्रैकेट 1 - 2h अपॉन r, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के टाइप के ऊपर डिपेंडेंट वहां पे एक शॉर्टकट हमने देखा था, परसेंटेज में दिया तो क्या एंड g/x के टर्म में दिया तो क्या, √x - 1 * r या फिर 10/√x - 1 * r। वो कल के लेक्चर में डिटेल में दिया था, अभी उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर हम सरफेस के अंदर जाएंगे तो होता क्या है कि अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वैरी होता है, कम होता है, एंड उसको समझने के लिए हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और एक फॉर्मूला जो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी था उसको इंट्रोड्यूस किया था। क्या था देविका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? 4/3 π ρ gr।
4/3 पाई रो जी इंटू आर, एंड यहीं पे मैंने स्टार मार्क करके लिख के दिया था कि अगर क्वेश्चन में डेंसिटी कांस्टेंट दे रहे तो जी प्रोपोर्शनल टू आर होगा, अगर मास कांस्टेंट दे रहे तो जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम डेप्थ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते गए, फिर हमें मिला जीडी इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। डी का मतलब डेप्थ है, एंड डेप्थ हमेशा से मेजर की जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस या फिर रेडियस मेजर की जाती है फ्रॉम द सेंटर, लेकिन डेप्थ मेजर की जाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और इस एक्सप्रेशन से हमने देखा था कि अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले गए, अब सेंटर पे चले गए मतलब डी कितना बनेगा, डेप्थ बनेगी इक्वल्स टू आर, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 0 है। यानी सरफेस के अंदर जाएंगे तो भी कम होगा, सरफेस के बाहर जाएंगे ऊपर जाएंगे तो भी कम होगा, लेकिन सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उससे रिलेटेड कल एक ग्राफ भी देखा था जो सेंटर से लेके सरफेस तक स्ट्रेट लाइन है, एंड सरफेस के आने के बाद क्या होता है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद में हमने वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड या फिर रोटेशन देखा था, जिसमें हमें एक्सप्रेशन मिल गया था जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और उसमें जो फाई आपको दिख रहा है, इस फाई को बोला गया था एज ए लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब क्या था, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ इक्वेटोरियल प्लेन, जो इक्वेटर पे 0 है एंड पोल पे 90 है। और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम है कहां पे, पोल पे, मिनिमम है इक्वेटर पे, उनके बिटवीन का डिफरेंस कितना होता है, 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में हमने देखा था कि बेसिकली क्या होता है कि अर्थ रोटेट होती है, रोटेशन के लिए उसकी एंगुलर स्पीड खुद की, और कितनी अर्थ की एंगुलर स्पीड, ओमेगा इक्वल्स टू एक तो पाई बाय 43200 रेडियन पर सेकंड, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.25 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड। और उसमें एक स्पेशल केस का क्वेश्चन आता है जो स्टार मार्क करके मैंने लिख के दिया था कि बॉडी विच इज प्लेस्ड ऑन इक्वेटर विल फील वेटलेसनेस, मतलब उसका वेट 0 हो जाएगा इफ अर्थ रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, रूट ऑफ जी बाय आर, एंड फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 1/800 रेडियन पर सेकंड। इस तरह का डेटा हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा है कि हमारी जो अर्थ है पहले स्फेरिकल थी, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसका जो मास है वो एक्स ऑफ रोटेशन से आगे जा रहा है और वो फ्लैट हो रही है, ओवल शेप की हो रही है, और उसकी वजह से जो है इक्वेटोरियल प्लेन की रेडियस थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पोलर प्लेन। कितने से ज्यादा थी बाय 21 किलोमीटर, और उस रेडियस के डिफरेंस की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इक्वेटर टू पोल इनके बिटवीन का नेट डिफरेंस रोटेशन का यानी लैटिट्यूड का इफेक्ट कंसीडर करके, शेप का इफेक्ट कंसीडर करके वो आता है 0.052 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और इसके साथ में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड जितना भी डिस्कशन था वो कल कंप्लीट किया था। क्लियर है फिर सबको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन इन ऑल एस्पेक्ट। यस सर. Yes, sir. म्यूट करत जा बेटा, कोणतरी गाणे ऐकते तिकडं. चलो, तो बेसिकली आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अबाउट नेक्स्ट पॉइंट अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, दैट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट, अब ये सैटेलाइट मतलब क्या होता है, व्हाट इज बाय सैटेलाइट? Any body which revolves around the planet. दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल है एक आर्टिफिशियल है। मतलब पहले मून प्रेजेंट था तो हम जैसे फिजिक्स पढ़ने का हमारा तरीका वही है, हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं कि नेचर में कौन सी घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और उसको ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं, समझते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एंड उसका यूज हमारी यानी ह्यूमन बीइंग की लाइफ सिंपल बनाने के लिए अप्लाई करके करते हैं। तो हमने पहले मून की मोशन देखी थी कि ये क्या करता है, अर्थ के सराउंडिंग में गोल गोल चक्कर मारता है, मतलब रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। और वहां से आइडिया आ गई थी कि अगर हम कोई आर्टिफिशियली सैटेलाइट बना के उसको अगर अर्थ के सराउंडिंग में लॉन्च करेंगे तो अगर मून घूम सकता है तो वो सैटेलाइट भी घूम सकता है। वहां से आइडिया आ गई सैटेलाइट की। बेसिकली दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल को हम नहीं पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब मैनमेड, और हमने जो बनाया था वो सैटेलाइट, ठीक है। अब ये सैटेलाइट जो है हम लॉन्च करते हैं स्पेस में, जिसमें ये बेसिक बातें आपको मालूम है, कुछ काम की है नहीं, कि पहला सैटेलाइट दुनिया का कौन सा था, स्पुतनिक. उसी की वजह से स्पुतनिक वी, स्पुतनिक 5 ये वैक्सीन का नाम रखा है रशिया ने, ठीक है। उसके बाद में इंडिया का पहला कौन सा था, चंद्रयान. आर्यभट्ट. बस ठीक है, आर्यभट्ट, ठीक है। और अब तक जो है बेसिकली ऑलमोस्ट दुनिया की सारी कंट्री जो है उनके खुद के सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च हो चुके हैं,
कोई भी आता है सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। सैटेलाइट लॉन्च करना अभी कोई बड़ी डील नहीं है। हमारे इसरो ने एट ए टाइम 104 104 सैटेलाइट एक ही उड़ान में लॉन्च करके रख दिए है, ठीक है। और ये सैटेलाइट क्या होता है और उसकी लॉन्चिंग क्या होती है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इसको समझने के लिए, सैटेलाइट की लॉन्चिंग को समझने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ रॉकेट्स होते हैं। रॉकेट का मतलब लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। ऐसी व्हीकल जो लॉन्च करेगी किसको, सैटेलाइट को, ठीक है। ये लॉन्चिंग व्हीकल बेसिकली दो टाइप की होती है, एक जीएसएलवी, दूसरी पीएसएलवी। जीएसएलवी का मतलब जो इक्वेटोरियल प्लेन में सैटेलाइट को लॉन्च करता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। एंड पीएसएलवी का मतलब जो पोलर प्लेन में सैटेलाइट को लॉन्च करता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, करेक्ट है, ठीक है। अब ये दोनों भी सैटेलाइट का बेसिक मैकेनिज्म इस तरह से होता है, देखो कि फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ऐसे लॉन्चिंग पैड्स होते हैं, लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं। इसमें जो है सैटेलाइट की ऐसी फर्स्ट स्टेज, देन ये सेकंड स्टेज, एंड उसके टिप के ऊपर क्या होता है, सैटेलाइट प्लेस किया जाता है। और ये सैटेलाइट को हम क्या करते हैं, पहले इग्नाइट करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे दो स्टेज का रॉकेट होता है एंड उसके ऊपर एक छोटा सा सैटेलाइट हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट होती है। ऐसे तीन पार्ट होते हैं इसमें, एक पहली स्टेज, दूसरी स्टेज एंड उसके ऊपर एक सैटेलाइट, ठीक है। तो पहली स्टेज को हम जब इग्नाइट करेंगे, इसका काम क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ हाइट तक ऊपर जाना, जो हाइट हम पहले से कैलकुलेट करते हैं, जैसे h इतने हाइट के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट जो है, इसका फ्यूल खत्म हो जाता है एंड उसको डिटैच किया जाता है, एंड बाकी जो पार्ट बचा है हम उसको क्या करते हैं, 90 डिग्री से रोटेट करते हैं। और 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद हम क्या करेंगे, बाद में इसकी सेकंड स्टेज जो है इसको इग्नाइट करेंगे। इसको इग्नाइट करने के बाद ये क्या करती है, इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। अब हम सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, तो आपको ये आइडिया समझने के लिए बहुत सिंपल लगेगा कि कोई भी बॉडी अगर सेंट्रल फोर्स, मतलब एक फोर्स जो एक्ट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर, और उस फोर्स के मतलब एक्ट होने के बाद अगर हम उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, तो वो बॉडी क्या करती है, सर्कुलर पाथ पे मूव होती है। वो बॉडी क्या करती है, सर्कुलर पाथ पे मूव होती है। और इस तरह से ये सैटेलाइट क्या करता है, फिर अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में एक बार सेट हो गया, उसके बाद में क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं कि एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एंड अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है जिसको कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। एंड जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव होगी। इसका मतलब एक बार सैटेलाइट को हमने इस ऑर्बिट में सेट कर दिया फॉरएवर के लिए, ये क्या करता है, अर्थ के सराउंडिंग में इस तरह से अपनी मोशन परफॉर्म करता है इनटू सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो ये होती है बेसिक प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, जिसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन क्या होता है, देखो हर बार जब भी हम सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, ये हमें पॉसिबल नहीं होता है कि लॉन्चिंग कर दी और सैटेलाइट का जो प्रोजेक्शन है वो सक्सेसफुल हुआ, लॉन्च कर दिया और सैटेलाइट का प्रोजेक्शन सक्सेसफुल हुआ। यह हर बार होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, उसका रीजन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पे दो वेलोसिटीज को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, बाद में हम इनके लिए फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे बाय वीसी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी minimum velocity that should be given to satellite so that it can revolve. पार्टिकल नहीं, सैटेलाइट, ठीक है। क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, मिनिमम सबसे कम, देन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होती है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी that should be given to the satellite, that should be given to the satellite so that it can revolve, so that it can revolve around the earth, around the earth into circular orbit. सर्कुलर मतलब एक मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, अगर उतनी वेलोसिटी हमने सैटेलाइट को दे दी तो वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर सैटेलाइट को जो वेलोसिटी हमने दी थी वो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी इतनी नहीं है, उसको छोड़ के कुछ अलग है, तो सैटेलाइट अपनी मोशन सर्कुलर पाथ पे परफॉर्म नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। और इसीलिए हमें सैटेलाइट की प्रोजेक्शन की कुछ केसेस पढ़नी है। तो क्रिटिकल
वेलोसिटी के बाद में और एक वेलोसिटी यहाँ पे हमें डिफाइन करनी है, जिसके लिए फॉर्मूला फिर से बाद में हम डिराइव करेंगे आज के लेक्चर में ही, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या है? The minimum amount of velocity that should be given to the satellite so that it can escape from Earth's gravitational influence. वेरी गुड, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या है? फिर से पूरा पार्ट सेम है। द मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट इट कैन रिवॉल्व था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट कैन एस्केप्स फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस मतलब अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के अगर बाहर जाना है तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, एस्केप करना है, भागना है ग्रेविटी से बाहर, तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है उसको बोला गया है एज ए एस्केप वेलोसिटी। पॉसिबल है कि ये अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के बाहर जाना पॉसिबल है क्या? Yes, sir. हाँ Yes, sir. कैसे? Okay. उतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो बॉडी सैटेलाइट को। एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो सैटेलाइट को। कभी हुआ है कैसे? कभी हुआ है कैसे? हाँ सर। कब? कब हुआ है? मंगलयान। वेरी गुड। कोई भी हमारा स्पेस मिशन है जिसमें हमें अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाना पड़ता है, तो उस केस में हमें क्या करना है? अर्थ के ग्रेविटी को ओवरकम करके ही जाना है, ठीक है। जैसे मंगलयान था हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन में, है ना, मार्स रोवर था, तो उसने क्या किया था? अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ के बाहर चला गया था, ठीक है। प्रणव बरोबर है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, अगर एस्केप वेलोसिटी दे देंगे तो वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी या फिर वो सैटेलाइट क्या करेगा? अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। अब ये दो डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन करने के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट विच इज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉसिबल केसेस इन द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। पॉसिबल केसेस इन द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। अब ये पॉसिबल केसेस में जो है मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूं और वहां पे फिर ऑर्बिट अपन देखेंगे। फर्स्ट केस में पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने जो वेलोसिटी दी थी सैटेलाइट को वो एग्जैक्टली इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी थी, या फिर पहले ले लेते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ी सी कम थी। अब ये कैसे कंट्रोल करेंगे? देखो बेसिकली ये कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, और सैटेलाइट जब भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे रॉकेट में, लॉन्चिंग व्हीकल में कोई ह्यूमन बीइंग होता नहीं है, ठीक है। पूरा ऑटोमाइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ये वर्क चलता है। और हम यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं? सुपर कंप्यूटर का यूज करके यहाँ पे जो सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने वाले हैं उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, कितना उसको एक्सेलरेट करना है, ये हम यहाँ पे बैठ के कंट्रोल करते हैं। तो ये जो कंट्रोल की कंडीशन है वो प्रॉपर विद इन टाइम सारी चीजें ठीक से अगर मेंटेन हो गई तभी ये पॉसिबल होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो गया कि जितनी वेलोसिटी देनी थी उससे अगर थोड़ी सी कम वेलोसिटी सैटेलाइट को अगर मिल गई, मतलब गिवन वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, इस तरह की कंडीशन अगर आ गई तो वहां पे क्या होगा? ये अर्थ थी, इतनी हाइट पे हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया था, लेकिन गिवन वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ी सी कम थी। देन व्हाट विल हैपन टू द सैटेलाइट? ये क्या करेगा? ऐसे ऑर्बिट में सेट, सर्कुलर ऑर्बिट में सेट होने की बजाय इस तरह से इलिप्टिकल पाथ के अलोंग अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, एंड यहाँ पे एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा, और हम बोलेंगे कि सैटेलाइट का प्रोजेक्शन फेल हुआ। सर्कुलर दिसते के? हो सर। Yes, sir. अब Elliptical. आता इलिप्टिकल झालं। बरं, ठीक है। तो पहली केस में सैटेलाइट का प्रोजेक्शन फेल हुआ, सगळे पैसे आपले वेस्ट गेले, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? सेकंड केस एज्यूम करेंगे कि थोड़ा सा कंट्रोल हमने अच्छा रखा था, प्रॉपर लोग यहाँ पे वर्क कर रहे थे, तो क्या होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू गिवन वेलोसिटी रहेगी, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा? अपनी मोशन परफॉर्म करेगा सर्कुलर इनटू एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट, एंड यही एक केस है जहां पे हम बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद में क्या हो सकता है कि गिवन वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ी सी ज्यादा लेकिन एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी सी कम है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन?
अगेन यहाँ पे सैटेलाइट को जो है इलिप्टिकल इलिप्टिकल पाथ फॉलो करके अर्थ के ऊपर गिरना पड़ता है, ठीक है। मतलब फिर से हमारे सैटेलाइट का प्रोजेक्शन फेल हुआ। उसके बाद में अगर हमने जो वेलोसिटी दी थी थोड़ा ज्यादा ही फॉर्म में आ गए और वो इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए थी, इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी हो गई, तो क्या होगा? पैराबोलिक पाथ पैराबोलिक पाथ फॉलो करके मतलब ये अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। एंड अगर थोड़ा और ज्यादा फॉर्म में आ गए और गिवन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर हो गई, बट ये हम बाय पर्पस मतलब मेंटेन करते, तो उस केस में भी क्या होगा? सैटेलाइट एकदम फास्ट निकल जाएगा अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के, ऐसे हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करके, ठीक है। मतलब ये 5 केस है, इसमें से सिर्फ सेकंड केस जब गिवन वेलोसिटी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी है तब तक सैटेलाइट का प्रोजेक्शन सक्सेसफुल होता है, बाकी सारी कंडीशन में सैटेलाइट का प्रोजेक्शन क्या होता है? फेल होता है। बस 5th वन जो केस है हम उसको बाय पर्पस मेंटेन करते हैं, मतलब कि क्या है कि अर्थ के ग्रेविटी के बाहर किसी रोवर को, ऑर्बिट को, या फिर क्या बोलेंगे हम उसको, स्पेसक्राफ्ट को भेजना है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो गिवन वेलोसिटी है वो एस्केप से ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? अर्थ के ग्रेविटी को सडनली छोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। दीज आर द 5 पॉसिबल केसेस इन द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात हर एक केस में जिसकी हम कर रहे थे वो है क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि अगर ये वेलोसिटी हम मेंटेन नहीं करेंगे तो सैटेलाइट को लॉन्च तो कर सकते हैं लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में वो लॉन्च नहीं होगा, ठीक है। हवा में जाएगा, फिर से एक बार एक तो अर्थ के ऊपर गिर जाएगा, नहीं तो स्पेस में चला जाएगा। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके लिए हम कंडीशन देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका नोटेशन होगा V∑C। अब कंडीशन क्या है देखो कि अगर हमने सैटेलाइट को क्रिटिकल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि सैटेलाइट जो है वो अपनी मोशन सर्कुलर ऑर्बिट में परफॉर्म करेगा अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। जैसे ये अर्थ है, हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है h इतनी हाइट पे, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा? अर्थ के सराउंडिंग में इस ऑर्बिट में अपनी मोशन परफॉर्म करेगा। अब ये ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका मतलब ये जो सैटेलाइट हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं ये क्या कर रहा है? यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर वहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का gmm/r²। ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग देखो, स्मॉल m का मतलब मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट कितना होता है? कितना भी होता है, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल M मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। ठीक है। देन यहाँ पे जो स्मॉल r दिख रहा है इसका मतलब है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब ये डिस्टेंस हम अर्थ के सेंटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज स्मॉल r। और ये स्मॉल r इक्वल्स टू कितना होगा? अर्थ की रेडियस प्लस सरफेस से सैटेलाइट की हाइट, यानी r + h। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इसमें r की वैल्यू कितनी होती है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। वेरी गुड। एंड h कितना होता है? कितना भी हो सकता है, ठीक है। दिया रहेगा। g का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? 6.67 × 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो vc दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी। हो गया। फिर यहाँ पे स्मॉल m कैंसिल, एक आर कैंसिल, मतलब कि फाइनली हमें एक्सप्रेशन मिल गया vc इक्वल्स टू √G M अपॉन स्मॉल r। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में देखो कैपिटल G कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, बस डिनोमिनेटर का स्मॉल r जो है वो वेरी होने वाला है, बस डिनोमिनेटर का स्मॉल r जो है वो वेरी होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा? जितनी हाइट पे हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे उस हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें कितनी वेलोसिटी देनी है।
इसका मतलब जब भी हम सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे पास पहले डिसाइड होता है कि इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना है, या फिर हायर अर्थ ऑर्बिट में, मतलब कितनी हाइट पे हम उसको लॉन्च करेंगे उसकी एच प्री डिटरमाइन होती है। एंड अगर हमारे पास एच आ गई तो या एच आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच करेंगे तो हमें यहाँ पे वीसी यानी क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बना एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर? यस सर। अब कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, उसमें जीएम ये कांस्टेंट हमें हर बार यूज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे सो दैट हर बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें वो झंझट नहीं रहेगी और ये सब लोग ये वैल्यू लर्न कर लेंगे। ठीक है, जी इंटू एम। अब जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यम कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24। करो इनको मल्टीप्लाई, कितना आता है 14 to 10 to the power 13 म्हणजे 4 इंटू 10 की पावर 4 14। into 10 to the हर power बार 14. जब भी हम क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है जीएम वाला उसको हम कितना कंसीडर करेंगे 4 इंटू 10 की पावर 14। क्लियर है सबको? हाँ, नंबर Yes, लक्षात sir. ठेवायचा है। उसके बाद में हमने देखा था जीएच होता है, जीएच क्या होता है, जीएच मतलब acceleration due to gravity at height h कितना होता है gm upon r plus h का होल का स्क्वायर। होल स्क्वायर। यानी हम जीएम को ऐसे भी लिख सकते हैं जीएच इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर सेम डेटा मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मुझे और एक फॉर्मूला मिलेगा और वो रहेगा जीएच इंटू आर प्लस एच। स्क्वायर था अपॉन आर प्लस एच था, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कभी यूज नहीं करना है, लेकिन थ्योरेटिकल एमसीक्यू में इसको मॉडिफाई करके ऐसे एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर न्यूमेरिकल में अगर आपको गिवन हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है या अगर दिया है तो भी हम क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड पे जो डेटा है क्लियर है सबको? यस सर। ओके देवप्रिया, कोई इशू नहीं है। चलो, हो गया क्लियर? Yes, sir. तो करो कैलकुलेट क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट एट ए हाइट ऑफ r/2 फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। यानी क्या दिया है, h दिया है, कितना है h r/2 और बोला है क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी। हो जाएगा? यस सर। करो। जिनको आता है वो सॉल्व करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। हमारा फॉर्मूला क्या है, VC इक्वल्स टू रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस एच। एच कितना है r/2, तो r प्लस r/2 मतलब कितना होता है 3r/2, मतलब ये बनेगा 2/3r इंटू ये है 4 इंटू 10 की पावर 14, मतलब कि ये 4 इंटू 2 बनेगा 8, तो ये आएगा 8 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइड बाय 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ये रूट में। यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी बनेगी 8/6.4, दोनों को रूट में ले लेते हैं, रूट ऑफ 8/6.4 इंटू प्लस 6 ऊपर आके -6, 18 14 -6 मतलब 8 + 8 रूट के बाहर आने के बाद +4, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगी 2.8 डिवाइडेड बाय 2.64 है, 625 25, ठीक है 2.5। अब VC इज इक्वल्स टू 2.8 अपॉन 2.5 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 1.12 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से वो सैटेलाइट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। आया क्या आंसर? ठीक है, जिनका नहीं आया स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कैलकुलेशंस करो। ठीक है, उसके बाद में सेम टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है और उसमें बोला है कि हमें अगर सैटेलाइट की स्पीड मेंटेन करनी है और वो है VC इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, तो उसको कितने हाइट पे लॉन्च करना चाहिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h इन दैट केस।
कर सकते ये? Yes, sir. करो फिर। क्या होगा फिर से वही VC इक्वल टू रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस H, दोनों साइड में स्क्वायर किया, VC का स्क्वायर इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H, यानी ये बनेगा R प्लस H इक्वल्स टू GM अपॉन VC का स्क्वायर, यानी बनेगा H इक्वल्स टू GM अपॉन VC का स्क्वायर माइनस ऑफ R। अब हमें मालूम है कि GM कितना है, 4 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय VC का स्क्वायर माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर 6। आगे से अगर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी दी है एंड आपको हाइट निकालनी है तो आप पूरा ये स्टेप रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्टली ये शॉर्टकट फॉर्मूला ये यूज करेंगे और 2 स्टेप में आंसर आएगा। ठीक है ना, ये सारी स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला इसको लर्न कर लो, सो यू विल गेट आंसर इन 2 स्टेप्स ओनली। अब यहाँ पे VC का स्क्वायर कर रहे हैं, VC कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 3, इसका स्क्वायर कितना होगा 9 into 10 to the power 6. ये बनेगा 4 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर 6, तो कितना होगा ये H इक्वल्स टू, पहले सब्सट्रैक्शन करनी तो दोनों तरफ 10 की पावर सेम बनानी पड़ेगी। ठीक है, 14 माइनस 6 आएगा 8, 4/9 कितना आएगा 0.44. 0.44 इंटू 2 मतलब वो बनेगा 44 माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये हाइट होगी 38.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, अब जिनको ये कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे की वो अगर नहीं समझा है तो क्या करो 9-10 के बुक्स ले लो और उससे पढ़ लो। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लिख के दिया है शॉर्टकट, इसको ध्यान से देखो, ये अगर है तो एक स्टेप में आंसर आएगा, नहीं तो पूरा रिपीट करते जाओ, इट विल कंज्यूम टू मच टाइम। क्लियर है? Yes, sir. कभी कभी क्या होता है, वो क्या करता है कि अर्थ की क्रिटिकल वेलोसिटी और ए गिवन हाइट दूसरे प्लैनेट के साथ कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वही VC फॉर प्लैनेट अपॉन VC फॉर अर्थ इक्वल टू रूट ऑफ MP अपॉन ME इंटू R प्लस H फॉर प्लैनेट अर्थ अपॉन R प्लस H फॉर प्लैनेट अर्थ अपॉन प्लैनेट। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, आया एक आधा MCQ में तो उसको सॉल्व करो बस उस टाइप से। अब मुझे एक क्वेश्चन कैलकुलेट करके दो, उसमें एक कंडीशन होती है कि इफ अ सैटेलाइट is revolving very close to the surface of earth, ऐसा अगर स्टेटमेंट दिया किसी भी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से रिलेटेड है या फिर किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सैटेलाइट की अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो एकदम कम है, कितनी कम, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, तो उस केस में क्या होता है कि ये H जो है वो R के कंपैरिजन में मच लेस बन जाता है, और इसलिए हम H को निग्लेक्ट ही कर देते हैं, एंड जो स्मॉल r होता है उसको डायरेक्टली कैपिटल R से निग्लेक्ट करते रिप्लेस करते हैं। पढ़ा ना, जब जब ये स्टेटमेंट आएगा आपको यही स्टेप करनी है कि सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इट मींस H मस्ट बी निग्लेक्टेड एंड स्मॉल r मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर? Yes, sir. तो उस केस में VC इक्वल टू रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस H की जगह पे क्या आएगा, R आएगा। तो मुझे कैलकुलेट करके बोलो ये क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी आती है, एंड इसको स्टार मार्क करके लिखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। 7.8 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड। 8 into 10 to the power. हाँ मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली लेंगे नंबर तो 7.8 आएगा, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेटली उसको हर बार कैलकुलेशन में क्या करने वाले हैं, 8 इंटू 10 की पावर 3 है, मतलब 8 किलोमीटर पर सेकंड कंसिडर करने वाले। ठीक है, याला रट्टा मारा लक्षात ठेवा, लिहून काढा, काही करायचं करा, बट हे विसरले नाही पाहिजे। ठीक है ना, कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है विच इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इट मींस इसकी स्पीड कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। क्लियर है सबको? So this is all about the critical velocity related इतनी पॉइंट है जो आपको मालूम होने चाहिए।
अब क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद में हम एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, जिसके बाद मैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट मतलब सर्कुलर मोशन में जो पीरियोडिक टाइम देखा था वही होगा, बस वहां पे पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन बोलते थे, यहाँ पे रिवॉल्विंग सैटेलाइट बोलेंगे, इतना डिफरेंस आएगा बस। चलो बोलो क्या था पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट? Time required by the satellite to complete one revolution around the planet. टाइम रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, सर्कुलर पाथ पे घूमने वाले सैटेलाइट को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोला जाएगा पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिनोटेड बाय टी। अब कंडीशन क्या है? हमें मालूम है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वो सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है मतलब उसकी स्पीड कौन सी होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी वाली, यानी वीसी होगी, इक्वल टू एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफरेंस, कितना टाइम लगेगा, पीरियोडिक टाइम यानी टी। तो यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू बन गया 2 पाई आर अपॉन वीसी, बट वीसी की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, रूट ऑफ जीएम अपॉन स्मॉल आर। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे ये आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर का आर ऊपर आएगा और ये बनेगा जीएम। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन जीएम। अब यहाँ पे 4 एंड पाई स्क्वायर दोनों भी कांस्टेंट है, यानी हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द आर क्यूब। ठीक है, सेम पॉइंट हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन केपलर्स लॉ में जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आएगा वो एप्लीकेबल होगा सोलर सिस्टम के सन एंड प्लैनेट के लिए। यहाँ पे जो हमें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मिल रहा है ये एप्लीकेबल है फॉर Periodic time of satellite. सैटेलाइट एंड अर्थ के लिए। समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला सेम, सॉल्व करने की प्रोसेस पूरी सेम, बस डिफरेंस क्या है, वो सन एंड प्लैनेट्स के लिए था, ये किसके लिए होगा, अर्थ एंड सैटेलाइट के लिए होगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड में प्रणाली म्यूट, कल्पेश म्यूट, ओके। तो इसको अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर रूट 2 पाई एंड ये आएगा रूट में आर क्यूब अपॉन जीएम। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज हमें नहीं के बराबर करना है, बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, उसके लिए रिमेंबर करो एक्चुअल में हमें इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज, दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, मतलब कि केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में एंड ये सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दोनों की केस में क्वेश्चन जो आएंगे उनको सॉल्व करने की प्रोसेस सेम रहेगी, कुछ भी चेंज होगा नहीं। मैं केपलर्स लॉज बाद में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला सेम है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो एक्सप्लेन करता हूं, और आज के डीपीपी में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, कि आपको बोला गया था कि कोई भी एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा था और उसका पीरियोडिक टाइम इनिशियली टी था जब उसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर थी। क्वेश्चन है कि इनिशियली अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विथ रेडियस ऑफ ऑर्बिट स्मॉल आर एंड पीरियोडिक टाइम कैपिटल टी, देन व्हाट विल बी इट्स पीरियोडिक टाइम इफ इट्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल बिकम डबल एज दैट ऑफ इनिशियल। मतलब R2 अगर ट्वाइस ऑफ R हो गया तो T2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, T2 कितना होगा ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। 2√2. वेरी गुड, इतना फास्ट कैसे करेंगे? चलो देखो, सबसे पहले टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, इससे रिलेटेड कोई भी डिस्टेंस कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए हर बार हम क्या करेंगे, T2 बाई T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 बाय R1 का क्यूब। ये कैसे आ गया, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, बस मैंने दो केस ले लिए, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को डिवाइड कर लिया, बस बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, T2 कितना है मालूम नहीं, T2 को T2 रखो, T1 कितना है T इक्वल्स टू R2 कितना है
ट्वाइस ऑफ आर, R1 कितना है R, इसका करना है Q, R कैंसल, ये स्क्वायर है इनका, तो T2 बाई टी इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2 का क्यूब मतलब 8, यानी T2 इक्वल टू बनेगा रूट लेके रूट ऑफ 8 इंटू टी, एंड रूट 8 मतलब होते हैं 2.8, तो ये बनेगा 2.8 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, इस तरह से अगर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो वहां पे पीरियोडिक टाइम भी चेंज होता है। क्लियर है? Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर आज, जिसमें सैटेलाइट एंड अर्थ की बात भी होगी एंड सन एंड प्लेनेट की बात भी होगी। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस भी सेम है, बस थ्योरेटिकल पार्ट जो केपलर्स लॉ का वो बाकी हमारा वो बाद में देखेंगे। तो ये था पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट आती है जिसको बोला जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसका मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा सैटेलाइट जिसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अर्थ के सेम है, यानी कि कैसे कि इक्वेटोरियल प्लेन में हमने उसको लॉन्च किया है, उसके बाद में वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड जितना अर्थ का पीरियोडिक टाइम है 1 डे यानी 24 आवर, इसका भी पीरियोडिक टाइम कितना है, वही है 24 आवर्स। यानी कि होता क्या है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे सामने यहाँ पे मैंने स्टैंड पे कैमरा रखा है, तो होता क्या है कि अर्थ रोटेट हो रही है कंटिन्यूसली, और अर्थ को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए लग रहे हैं 24 घंटे 24 आवर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के रोटेशन के साथ में मैं भी रोटेट हो रहा हूं, अर्थ के रोटेशन के साथ में मेरे सामने जो कैमरा रखा है वो भी रोटेट हो रहा है। तो मैं ये कैमरा जो है, मैं ऐसे मुझे क्यों लगता है कि ये स्टेशनरी है इसलिए, है ना, जब से यहाँ पे रखा है वो यही पे है, घर के बाहर गया नहीं, क्यों गया ऐसे, कळलं का मी काय सांगितलं ते? काय सर? मैं यहाँ पे हूं, मेरे सामने लैपटॉप रखा है या फिर कैमरा रखा है, अर्थ रोटेट हो रही है मतलब मैं मोशन में हूं मतलब कैमरा भी यहाँ पे मोशन में है, लेकिन फिर भी मुझे ये स्टेशनरी क्यों दिखता है, क्या रीजन है? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दोनों ईच सेम अदर, प्लेस पे हाँ, एक तुमच्या दूसरे के respect नुसार रिस्पेक्ट में। स्टेशनरी विद ना, रिस्पेक्ट टू ईच अदर यू बोथ आर स्टेशनरी। वाय? कारण की तुम्ही आणि लॅपटॉप दोन एकाच ठिकाणी. अरे एका ठिकाणी असून पण मोशन मध्ये ना, दोघं पण मोशन मध्ये आहे हे तर ऍक्सेप्ट करता सगळे लोक। हाँ हाँ, हो आम्ही सर. दोघं एकमेकांना, म्हणजे मी आणि लॅपटॉप एकमेकांना स्टेशनरी कसं काय वाटतं असं, इसका रीजन क्या है? पीरियड सेम टाइम मध्ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल। पीरियडिक टाइम सेम। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है कि दोनों की मोशन की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. इसलिए क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है मेरी और लैपटॉप की या फिर कैमरा की, वो सेम डायरेक्शन में है तो उसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं हम। अगर वो दोनों सेम है तो सेम की सब्ट्रैक्शन 0 आएगी, इसलिए हमें लग रहा है कि हम दोनों भी स्टेशनरी है, एट रेस्ट। कड़ा लो, वही केस यहाँ पे सैटेलाइट के साथ होती है। ये हमारी अर्थ है और हम क्या करते हैं, एक सैटेलाइट है यहाँ पे हमने इसे लॉन्च कर दिया, और अब हो रहा है क्या कि अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है। अर्थ की रोटेशन के साथ में ये सैटेलाइट भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन इसको भी 24 घंटे लग रहे हैं, इसको भी 24 घंटे लग रहे हैं। मतलब कोई एक पॉइंट अगर यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद अगर ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये सैटेलाइट भी इसके ऊपर ही आएगा। थोड़ी देर बाद अगर ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये सैटेलाइट भी उसके ऊपर ही आएगा। इसका मतलब अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर से हम देखेंगे तो हमें ऐसे ऑब्जर्व होता है, ऐसे लगता है कि ये जो सैटेलाइट है ये स्टेशनरी है, कभी भी देखो एक ही जगह पे दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। इसलिए इसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब विच इज ऑब्जर्व टू बी स्टेशनरी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड इस तरह का सैटेलाइट जो है वो यूज किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। यानी कि क्या होगा कि ये सैटेलाइट जो है इतना जो एरिया कवर करेगा, ये 120 डिग्री कवर करता है यहाँ पे,
तो ये इतनी पोर्शन में ये सैटेलाइट इसके हमेशा ओवरहेड रहेगा, ऊपर ही रहेगा, मतलब इतनी जगह पे ऊपर, फिर वो रिमोट सेंसिंग हो, वेदर फोरकास्टिंग हो या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन हो, इतने पूरे एरिया का कंट्रोल ये सैटेलाइट करेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद में हम क्या करेंगे, और एक दूसरा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। वो क्या करेगा, ये 120 डिग्री कवर करेगा, एंड जो रिमेनिंग 120 डिग्री बचा था उसके लिए हमने और एक सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये तीनों सैटेलाइट मिला के पूरे अर्थ को कंट्रोल करेंगे, देखेंगे, मतलब इनके सैटेलाइट के रेंज में जो कुछ भी हो रहा है इसको यहाँ पे ये मॉनिटर कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह की सैटेलाइट का कम्युनिकेशन, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट आल्सो। इनकी स्पेशलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इनका पीरियडिक टाइम है 24 आवर्स। देन जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं उस ऑर्बिट की स्पीड होती है 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद में इनकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो होती है 36,400 किलोमीटर। एंड फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, r+h करेंगे, तो 43200 इसके आसपास किलोमीटर इसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इससे रिलेटेड जो डेटा है वो एज इट इज ही रिमेंबर करना है आपको। सर तिथं 20 आहे ना, काय 36200 किलोमीटर। एक्चुअल में हम उसको 36,000 किलोमीटर ही लेते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन यू कैन एज्यूम इट एज 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 100 to 100 किलोमीटर का वेरिएशन वहां पे चलता है। क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई उसकी 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। उसका पीरियोडिक टाइम हो गया 24 आवर्स, और उसके ऊपर से हम एच कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन है फिक्स, तो एज इट इज उसको रिमेंबर करो। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो दिस इज ऑल अबाउट सैटेलाइट, क्रिटिकल वेलोसिटी, देन पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्लियर है फिर सबको? Yes, sir. इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं डेटा अबाउट एस्केप वेलोसिटी। लेकिन एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमें पहले रिक्वायरमेंट होती है बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की। ठीक है, तो हम पहले उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे डेटा, फिर हम एस्केप वेलोसिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। सो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो बाइंड करके रख रही है। बाइंड करके रख रही है मतलब बांध के रख रही है, मतलब पकड़ के रख रही है। समझ में आ रहा है? सेम कंसेप्ट हमने पढ़ी थी बाइंडिंग एनर्जी की, कहां पे? एटम, बोर्स ऑर्बिट में, फोर्स मॉडल में, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि उनके पास जो टोटल एनर्जी है वो कम होती है, निगेटिव होती है, तो उनको फ्री होने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। सेम बात है अर्थ के ऊपर जितनी भी बॉडीज है उसमें सैटेलाइट भी होगा, पार्टिकल भी होगा, हमारी बॉडी भी होगी, कोई भी बॉडी होगी। ठीक है, तो उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से अगर फ्री होना है, अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से अगर बाहर जाना है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और उसको बोला जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, चलो तो बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that should be given to the बॉडी भी बोल सकते हैं, लेकिन अपन डायरेक्टली सैटेलाइट को ही भेजते हैं तो सैटेलाइट बोल देंगे, टू द सैटेलाइट सो दैट it can escapes from Earth's gravitational influence, उसको बोला जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट इट कैन एस्केप्स फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। क्लियर है सबको? अब देखो, हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं
और ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि सैटेलाइट के पास, बॉडी के पास पहले से टोटल एनर्जी कितनी है, और वो टोटल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी एनर्जी देंगे सो दैट इट विल बिकम फ्री। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी। और ये टोटल एनर्जी भी हम दो पार्ट में कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेट करेंगे फॉर द बॉडी विच इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर है, मतलब रेस्ट में है, उसकी टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमें मालूम है कि बॉडी के पास दो टाइप की एनर्जी होती है मैकेनिक्स में, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। अब बात बची है पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कहां से आ गई पोटेंशियल एनर्जी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं 5 मिनट में, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। अब इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो टोटल एनर्जी कितनी बन गई, 0 प्लस एनीथिंग मतलब एनीथिंग। तो टोटल एनर्जी हो गई माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। यहाँ पे बोलो कैपिटल जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है, 6.67 into 10 raised to the power of 6. कैपिटल एम mass of earth कितना है, 6 into 10 to the power of 24 kg. स्मॉल एम Mass of satellite Satellite. सैटेलाइट या बॉडी जिसको हम एस्केप कराने वाले, कैपिटल आर Radius of of orbit. कितनी है, 6.4 into 10 to the power 6. वेरी गुड। अब ये टोटल एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इतनी एनर्जी कम है इसलिए बॉडी अर्थ के ऊपर है। यानी कि अगर हम बॉडी को इतनी एनर्जी दे देंगे, मतलब ये माइनस की प्लस बना देंगे, तो इसका मतलब बॉडी अर्थ के ऊपर नहीं रहेगी, बॉडी अर्थ के सरफेस से एस्केप हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू बन गया माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए एक्सप्रेशन आ गया GMM अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है सबको? ये हो गई Yes, sir. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। सारे टर्म्स की मीनिंग आपको मालूम है। इसका मतलब ये हो गया किसी भी बॉडी को अगर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो बॉडी या वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को छोड़ के निकल जाएगा कायमचा परत न येण्यासाठी। समझ गए सब लोग? Yes. अब ये एनर्जी हमें बॉडी को Sir. प्रोवाइड करनी है, कौन से फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे? अगर हमें इस बॉडी को, कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी को अर्थ के ग्रेविटी से निकाल देना है तो उसको एनर्जी देनी है। कितनी देनी है वो तो समझ में आ गया, लेकिन कौन से फॉर्म में देंगे? Potential. वेरी गुड, पोटेंशियल के फॉर्म में। ये कौन बोला? मैं ऋतुजा। पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे देंगे बेटा, मुझे भी बोलो। कैसे देंगे बोलो? पोटेंशियल के फॉर्म में देंगे मतलब उसको हाइट में लेके जाना पड़ेगा, उससे वो एस्केप थोड़ी हो जाएगी। इसको एस्केप कराना है मतलब हमें फेंकना पड़ेगा ना अर्थ के सरफेस के ऊपर से, तभी ये निकल जाएगी। फेंक रहे हैं मतलब कौन से फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं? Kinetic energy. Kinetic. तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी को अगर अर्थ के सरफेस से एस्केप कराना है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। चलिए कर लो। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी मिल रही है मतलब VE का स्क्वायर, बाइंडिंग एनर्जी मतलब कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, स्मॉल m कैंसल, यानी एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मिल गया रूट ऑफ 2gm अपॉन r। क्या है एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? escape velocity equals to square root of 2gm upon r, where 2 is the
नंबर कैपिटल जी, Gravitational constant. स्मॉल एम तो यहाँ पे है ही नहीं, स्मॉल एम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, Independent of mass of body. इसके वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द सैटेलाइट, प्लैनेट का नहीं है, अर्थ का मास लगेगा। देन उसके बाद में एंगल की कोई टर्म नहीं आ रही है, मतलब इंडिपेंडेंट है विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बस ऐसे डाउनवर्ड या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट मत करो, बाकी किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो भी बॉडी एस्केप होने ही वाली है, ठीक है ना। और अगर अर्थ के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो अर्थ के लिए आती है एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी किसी भी बॉडी को अगर 11.2 किलोमीटर पर आवर नहीं है, किलोमीटर पर सेकंद है, नहीं तो आपली गाडी चालता चालता एस्केप झाली असती, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लॉन्च करेंगे, फेंकेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे तो वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से क्या होगी, एस्केप हो जाएगी। कड़ा लो। Yes, sir. और अर्थ के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 11.2 kilometer per second. देन ये 11 point per second. एस्केप वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, Mass and angle of मास के ऊपर Mass भी of डिपेंड नहीं है, satellite. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट Angle है। of projection. और आपको कभी कभी मतलब मेनी टाइम्स अर्थ की एस्केप वेलोसिटी मालूम है, इसलिए दूसरे प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी पूछी जाती है। तो कभी भी अगर दूसरे किसी भी प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लॅनेट। हे कसं आलं, कळालं का? हो सर. नसेल कळालं तरी पण इतकं काही इम्पॉर्टंट नाही आहे, डायरेक्ट फॉर्म्युला लक्षात ठेवा। किसी भी प्लैनेट का मास विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर गिवन है और उसकी एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम ये रिलेशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। v फॉर प्लैनेट अपॉन v फॉर अर्थ इक्वल्स टू रूट ऑफ मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। क्लियर? यस सर. ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो हमने किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस के ऊपर से लॉन्च कर दिया और लॉन्च करते टाइम अगर हमने उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से एस्केप वेलोसिटी से कम रख दी थी तो उस केस में बॉडी क्या होगी, ये कंडीशन है। हाँ, एस्केप होऊन जाईल। वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं? इलिप्टिकल. ठीक है। अगर गिवन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो उस केस में क्या होगा, बॉडी विल अटेन सर्टेन मैक्सिमम हाइट एंड विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कड़ा लो, एस्केप नहीं होगी क्योंकि गिवन वेलोसिटी एस्केप से कम है। ये चौक मैंने फेंका था, एस्केप हो गया क्या, पर्टिकुलर हाइट पे गया और फिर ग्राउंड पे आके गिर गया। लेकिन अगर गिवन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करेगा फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। एंड जब ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो इंटरस्टेलर स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, उसमें जब बॉडी मूव करेगी तो उस टाइम में बॉडी की स्पीड रहेगी विच इज गिवन बाय v डैश इक्वल्स टू रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। कळलं का? हो सर. गिवन वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है इसका मतलब बॉडी एस्केप होने वाली है। एस्केप होके कहां पे जाएगी बॉडी, अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के बाहर जाएगी। और जब ग्रेविटी फ्री स्पेस में या फिर जिस स्पेस में कोई भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस नहीं है वहां पे बॉडी एंटर करेगी तब उसकी स्पीड कितनी रहेगी, v डैश इक्वल्स टू रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। है क्लियर? अब यहाँ पे Yes, v का sir. मतलब गिवन वेलोसिटी, ve का मतलब एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। देन प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर। किसी भी प्लैनेट के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एस्केप वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी. वहां पे जो गैसेस रहेंगे एटमॉस्फेयर में उनकी अगर आरएमएस वेलोसिटी ये कम है एस्केप वेलोसिटी से। आरएमएस वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, वो अगर एस्केप वेलोसिटी से कम है इसका मतलब वहां पे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो उस प्लैनेट से एस्केप नहीं हो सकते जैसे हमारे अर्थ के ऊपर है। इसलिए प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर इफ CRMS इज लेस देन VE। एंड उसका उल्टा क्या होगा,
अगर CRMS इज ग्रेटर देन VE है तो इसका मतलब क्या होगा, प्लैनेट विल नॉट हैव एटमॉस्फेयर। मतलब जैसे हम देखते हैं कि मार्स के बारे में, मून के बारे में कभी कभी लोग बोल देते हैं कि वहां पे पहले पानी था, एटमॉस्फेयर था, ये था, वो था। मतलब उन प्लैनेट्स के सराउंडिंग में पहले क्या था, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट था, लेकिन उन गैसेस की RMS वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा थी, इसलिए वो सारे एस्केप कर गए। कहां पे गए कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसलिए इसके लिए प्लैनेट को मतलब एटमॉस्फेयर नहीं होता है। 2019 के नीट में क्वेश्चन था इसके ऊपर। At what temperature all the atmospheric gases will escape from the Earth's gravitational influence। मतलब इन्हीं पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सर हम CRMS कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या CRMS? कैसे बढ़ा सकते हैं? CRMS का फॉर्मूला याद है क्या? √3RT/m। √3RT/m हाँ सर। KTG में आता है, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जिन्होंने अटेंड किया होगा उनको मालूम है, नहीं किया होगा तो हमारा होने वाला है अभी। ऋतुजा, यस सर। CRMS का फॉर्मूला है √3RT/m। अच्छा, तो उसमें T बढ़ाएंगे तो CRMS बढ़ेगा, ठीक है। ओके सर। तो क्वेश्चन वही था नीट में कि कितने टेम्परेचर पे सारे गैसेस एस्केप हो जाएंगे। तो हमें वहां पे क्या करना था, CRMS इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी √3RT/m इक्वल्स टू 11.2 अर्थ के लिए, ऐसे करना था और टेम्परेचर कैलकुलेट करना था। ओके, यस सर। अभी एस्केप वेलोसिटी रिलेटेड और एक टर्म आती है, दैट इज ऑफ ब्लैक होल। क्या होता है ब्लैक होल? ब्लैक होल मतलब क्या है, इंटरस्टेलर ह्यूज बॉडी है। तो ये होल मतलब छोटा सा होल नहीं है, ठीक है, एकदम इंटरस्टेलर स्पेस में लार्ज ह्यूज बॉडी है, ऑन द सरफेस ऑफ विच, जिसके सरफेस के ऊपर एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। कड़ा लगा? ऐसी ह्यूज बॉडी है, सन से भी बड़ी है, बहुत बड़ी है ना, और उसके सरफेस के ऊपर एस्केप वेलोसिटी इतनी हाईएस्ट है, इतनी ज्यादा है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। वहां से लाइट भी खुद को एस्केप नहीं करा सकता। समझ लगा? उस बॉडी को बोला जाता है ब्लॅक होल। हे एवढंच लक्षात ठेवायचं, ब्लॅक होल इज द ह्यूज इंटरस्टेलर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ विच इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। यानी एस्केप वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू C अगर है तो वो बन गई ब्लैक होल। C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मतलब होगा क्या, इस प्लेनेट के ऊपर लाइट आके गिर जाएगी और हमें कुछ भी क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट गिरती है, इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आके आईज में एंटर करती है, इसलिए हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इस ह्यूज बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, लाइट आके गिर रही है लेकिन वो खुद को एस्केप ही नहीं कर पा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट होके वापस ही नहीं आ रही है, तो उस पोर्शन में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, हॉलो है पोर्शन, ब्लैकिस्ट है, मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि वहां पे एक ब्लैक होल है, लेकिन एक्चुअल में वो होता है ह्यूज बॉडी। कड़ा लो, उसको बोला जाता है ब्लॅक होल। एंड सपोज अगर अर्थ को ब्लॅक होल बनाना है, ठरवलं आपण की अर्थला ब्लॅक होल बनवायचं है, तो क्या करना होगा, हमें सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा, √Gm/r मस्ट बी इक्वल टू C। जी को तो नहीं चेंज कर सकते, मास भी निकाल के कहां फेंकेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि रेडियस कम करनी है, ठीक है, रेडियस को कॉन्ट्रैक्ट करते गए, सॉरी इसकी वैल्यू कम करते गए, तो उस केस में ये कितनी R होने के बाद अर्थ ब्लैक होल बन जाएगी? कम ऑन फास्ट। 8 मिलीमीटर। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। GM कितना था, 4 × 10⁻14/r इक्वल टू 3 × 10⁹। दोनों साइड में स्क्वायर करो, क्या होगा, 4 × 10⁻14 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻18 इज इक्वल्स टू क्या है, R है, ठीक है। 3 × 10⁻8। करो, अब कितना आएगा, एक मिनट। हाँ, एस्केप वेलोसिटी में 2 GM होता है। 9 आता है सर। 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। क्या स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है ना?
3 इंटू 10 की पावर 8 है, तो ये 16 बना। अब 9 9 millimeter. millimeter. अप्रोक्सीमेटली 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर कड़ा लगा, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, 9 सेंटीमीटर भी नहीं, 9 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर से भी छोटा। इतनी अगर रेडियस बन गई अर्थ की, इतनी सी दिखा भी नहीं सकते हम, तो अर्थ क्या होगी, ब्लैक होल बनेगी। मतलब ब्लैक होल की जो डेंसिटी होती है वो ट्रिमेंडसली हाई होती है। क्लियर है सबको? Yes, sir. सो ये हो गया ऑल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड उसके एप्लीकेशंस। अब सेम पार्ट हम रिपीट करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी का फॉर द सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अभी रेस्ट पे नहीं है, अभी अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी फॉर द सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि हमारी अर्थ है, इतनी हाइट पे ये सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है मतलब उसके पास पहले तो काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी रहेगी काइनेटिक एनर्जी? Half mvc square. हाफ एम वी का स्क्वायर। वी मतलब वीसी है, वीसी मतलब रूट ऑफ जीएम अपॉन आर था, स्क्वायर कर दिया मतलब ये बनेगा जीएम अपॉन आर प्लस एच, यानी कि ये बन गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एच। क्या ये काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी रिवॉल्विंग सैटेलाइट की? उतनी होगी माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, बस आर की जगह पे आएगा आर प्लस एच। अब अगर रिवॉल्विंग सैटेलाइट की हमें टोटल एनर्जी चाहिए, तो टोटल एनर्जी कितनी बनेगी? इनकी एडिशन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनको ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आती है माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, ये बन गई टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट, माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, अब फिर से टोटल एनर्जी आ गई, तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब उस रिवॉल्विंग सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटी के बाहर लेके जाना है, तो जितनी एनर्जी उसके पास कम है उतनी देनी पड़ेगी, मतलब माइनस विल बिकम प्लस, एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर द रिवॉल्विंग सैटेलाइट के लिए फॉर्मूला बनेगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी फॉर द रिवॉल्विंग सैटेलाइट। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया रिवॉल्विंग सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से, वो एक्सप्लेन करना रह गया था। देखो, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि वर्क डन प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, वही केस ग्रेविटेशन में होगी, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू मास रहेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे ये चौक को फेंकना है, एंड चौक की जगह पे मुझे यहाँ पे एक चेयर है, इस चेयर को उठा के फेंकना है, तो दोनों केस में जो वर्क होगा विल इट बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। सेकंड केस में जो वर्क डन है वो ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगा? क्योंकि मास बढ़ा। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी वर्क डन किया जाता है तो वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करने के लिए एक कांस्टेंट लेके आएंगे, एंड ये कांस्टेंट बनेगा v इज इक्वल्स टू w बाय m, एंड इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। v क्या बना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। v इज इक्वल्स टू w बाय m। w का मतलब क्या है? वर्क डन। वर्क डन। अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक एक आर कैंसल, यानी यहाँ पे वर्क डन क्या बनेगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इंटू, ये डिनोमिनेटर में एम पहले से था, एम एम कैंसिल हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बना कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन, अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो कैपिटल आर, हाइट पे तो स्मॉल आर, यानी आर प्लस एच। कळालं इथपर्यंत सगळ्यांना? Yes, sir. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ग्रेविटी की केस में ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा से निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि सपोज मैंने ये चौक यहाँ पे पकड़ के रखा है और इसको मुझे ग्राउंड पे लेके जाना है, तो ग्राउंड पे लेके जाने के लिए मैं इसको बस छोड़ता हूं, ये नीचे चला जाता है, यानी यहाँ पे मैं वर्क नहीं कर रहा हूं।
अगर वर्क किया जाएगा तो वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन अगर वर्क मिल रहा है इसका मतलब क्या होगा, अर्थ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी, इसलिए ये निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की केस में पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होती है। क्लियर? Yes, sir. अब पोटेंशियल Yes, मिल sir. गया, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू मास। अब देखो जीएम अपॉन आर, तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई जीएमएम अपॉन आर, इतना ही है बस। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। उसके बाद में एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं स्टार मार्क करके आपको लिख के भी दे रहा हूं और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। वही बात है कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कि ये अर्थ है और ये अर्थ के सराउंडिंग में ये सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व कहां पे कर रहा है? EH इतने हाइट पे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये R इज इक्वल्स टू डायरेक्टली कैपिटल R लेना है, क्योंकि ये वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है। कड़ा लगा? वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ बोलेंगे, इसका मतलब H को हम 0 लेंगे एंड स्मॉल r विल बिकम कैपिटल R। तो अब मुझे बोलो, यहाँ पे ये सैटेलाइट जो रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी क्रिटिकल वेलोसिटी? नहीं, रूट ऑफ जीएम अपॉन आर होगी ना? हाँ Yes, sir. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी बन गई? एक्चुअल में फॉर्मूला होता है रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच, लेकिन एच तो अपन निग्लेक्ट करते, वो 0 है, इसलिए क्रिटिकल वेलोसिटी बन गई रूट ऑफ जीएम अपॉन आर। क्लियर है सबको? Yes. अब मुझे बोलो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है? 2gm अपॉन आर, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं √2 इंटू रूट ऑफ जीएम अपॉन आर। चालतं का असं? मल्टीप्लिकेशन था इसलिए बस सेपरेट किया, लेकिन रूट ऑफ जीएम अपॉन आर को हमने पहले से वीसी बोला है, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू होती है √2 टाइम्स ऑफ वीसी। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? क्लोज टू अर्थ होगी सैटेलाइट तब। Only when satellite is revolving very close to the earth, अगर ये कंडीशन बोली है तभी हम लिख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ वीसी। है क्लियर? यस सर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, और उसके लिए ऐसे क्वेश्चन होता है आपको कि कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट revolving very close to the surface of earth so that it can escape from earth's gravitational influence। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन आता है इस टाइप के स्टेटमेंट का जिसमें बोला जाता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी। क्या होता है क्वेश्चन? परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ so that it can escape। मतलब पहले वो रिवॉल्व कर रहा था एंड बाद में उसको क्या करना है? एस्केप कराना है, तो उसकी वेलोसिटी में कितने परसेंट इंक्रीज करने पड़ेंगे? कड़ाला का क्वेश्चन क्या आता है? सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है पहले से, कहां पे? अर्थ के सराउंडिंग में, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और फिर हम उसको एस्केप कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है कि हमें मालूम है कि परसेंटेज निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये याद है सबको? परसेंटेज इंक्रीज इन गिवन बाय फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। क्लियर?
Yes. अब मुझे बोलो, अगर रिवॉल्विंग सैटेलाइट को हम एस्केप करा रहे हैं, मतलब उसको कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं? एस्केप करा रहे मतलब दे रहे एस्केप वेलोसिटी। पहले वो रिवॉल्व कर रहा था, मतलब उसकी वेलोसिटी थी क्रिटिकल वेलोसिटी अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी। कळलं का बघा स्टेप? Yes, sir. अब यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी मतलब कितना है? √2 टाइम्स ऑफ वीसी है। तो इसको अगर मैं पुट करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वीसी माइनस वीसी डिवाइडेड बाय वीसी इंटू 100। तो वीसी वीसी कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो √2 मतलब 1.41 माइनस 1 इंटू 100, यानी कि ये आ गया 41.4%। इसको स्टार मार्क करके लिख लो, 10-12 स्टार मार्क करके, कि अगर रिवॉल्विंग सैटेलाइट है बट कंडीशन है इट मस्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, देन अगर उसकी वेलोसिटी हम 41.4% से इंक्रीज कराएंगे, बढ़ाएंगे, तो उस केस में वो सैटेलाइट क्या करता है? अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को छोड़ के एस्केप हो जाता है। ठीक है, इट एस्केप्स फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। क्लियर? Yes, sir. एंड सेम कंडीशन में अगर हमें बोला गया है कि कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो वेलोसिटी थी उसकी जगह पे बस काइनेटिक एनर्जी लेके आनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी फाइनल एस्केप करा रहे मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली वो रिवॉल्व कर रहा था मतलब हाफ एम वीसी स्क्वायर, मतलब अपॉन फिर से हाफ ऑफ एम वीसी का स्क्वायर इंटू 100, यानी 1/2 एम 1/2 एम कॉमन लेके कैंसल। अब v माइनस वीसी अपॉन वीसी इसका स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, बाकी सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी। परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी कितनी करनी होगी? 100%। मतलब पहले एनर्जी अगर E थी तो बाद में उस एनर्जी को बनाना पड़ेगा डबल, यानी ट्वाइस ऑफ E। तो क्या होगा? रिवॉल्विंग सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को छोड़ के एस्केप हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट रिमेंबर करो, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कड़ा लो। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक का ग्रेविटेशन का जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बचा क्या? थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ केप्लर्स लॉ, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, वो वही रिलेशन है t² प्रोपोर्शनल टू r³ जो अपन आज ही सॉल्व करने वाले हैं। देन केप्लर्स लॉ की थ्योरेटिकल बातें, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंट एप्लीकेशन में, देन ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड उसके एप्लीकेशन। ये 2 to 3 पॉइंट्स बचे हैं, वो उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है टॉपिक में, इसलिए हम स्किप नहीं करेंगे, बट हम उसको कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आज जो डीपीपी के नंबर है, क्वेश्चन के नंबर है ग्रेविटेशन के, वो थोड़े ज्यादा रहेंगे। आज कल 2 दिन में थोड़ा सा ग्रेविटेशन का लोड रहेगा, टाइम देके सारे क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करो, क्योंकि इसके बाद टिल एग्जाम आपको ग्रेविटेशन पढ़ने का चांस बोलो या फिर अपॉर्चुनिटी बोलो मिलने वाला